तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया था आफ्टर सेक्शन नंबर 37। तो एक क्विक रिवीजन के साथ हम इसमें आगे बढ़ेंगे। 37 के कॉन्सेप्ट है अपॉर्चनमेंट का, वहां तक हमने इसमें कवर कर लिया था। Just give me a second. तो अपॉर्चनमेंट लास्ट लेक्चर में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्चनमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अपॉर्चनमेंट क्या है हमने देखा था, दो तरीके से होता है, बाय टाइम एंड बाय स्टेट। बाय टाइम क्या है कि जिस वक्त ट्रांसफर हुआ है, पीरियोडिकल प्रेगनेंसी के केस में है, उस डेट को रेफरेंस मानते हुए डे टू डे अक्रू कितना ट्रांसफर हो रहा है, कितना ट्रांसफर हो रहा है, वैसे ही पेमेंट होगा उसका। जो भी बेनिफिट्स है वो डिवाइड होंगे। एंड बाय स्टेट में क्या था कि भाई जब को ओनर्स है, को शेयरर्स हैं, तो जितनी लाइबिलिटी उतना शेयर, उतना प्रॉफिट, उतना असेट, उस हिसाब से इसका डिवीजन होती है। भाई आप जितनी की लाइबिलिटी ले रहे हो उतने के शेयर, उतने के ओनर आप हो। ये तब जब भी सेवरेबल के केस में, मतलब जब सेक्शन 37 पढ़ते हैं तो इसमें प्रॉपर्टी को सेवरेबल एंड नॉन सेवरेबल दो कैटेगरी में बांटा हुआ था। अब सेवरेबल के लिए कह रहे हैं कि अगर वो डिविजिबल है तब तो जितने जितने जिसकी लाइबिलिटी उतने उतने के ओनर्स हो गए, वो उतना शेयर उनका। लेकिन अगर नॉन सेवरेबल है यानी नॉन डिविजिबल कोई प्रॉपर्टी है तो उसको कैसे करेंगे, वो जो को ओनर्स हैं यानी जो को शेयर्स हैं वो आपस में यूनानिमसली डिसाइड करेंगे कि भाई ये किसके पास जाएगा, दो तीन चार जितने भी को ओनर्स हैं, एंड वो यूनानिमसली जिसको डिसाइड करते हैं उनके पास वो, क्योंकि वो नॉन सेवरेबल है तो उसे अगर वो डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू है वही खत्म हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी वो चीज। तो वो उसके पास चली जाएगी जिसको डिसाइड किया सबने यूनानिमसली मिलके ना। यहां तक हमने कवर कर लिया था। अब जब भी स्टार्टेड टीपीए तो हमने बेसिक समझने के बाद फिर ये हमने एक चीज देखी कि भाई टीपीए जो है, हमने ये पढ़ा था कि टीपीए नॉट ओनली डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टी बट आल्सो विद मूवेबल। ठीक है, प्राइमरीली इमूवेबल, लेकिन कुछ हद तक कुछ पोर्शन जो है वो मूवेबल के लिए भी है। तो अब तक सेक्शन 37 तक जब हम डिस्कस कर रहे थे, ये वो प्रिंसिपल्स देखिए, इसमें कहीं पे भी कोई ऐसी अलग से चीज नहीं, बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। ठीक है, तो ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स है, डिवीजन कैसे होगा, किसके पास जाएगी ट्रांसफर, कैसे कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, यही सारी चीज थी, ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। ये वैसे प्रिंसिपल्स थे जो कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के केस में एप्लीकेबल होंगे, वेदर द प्रॉपर्टी इज मूवेबल और इनमूवेबल, दोनों के लिए। जब हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो हम देखा था कि भाई इसमें ऊपर के जो पोर्शंस हैं ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो है वो बात करता है ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की जो एप्लीकेबल है इन केसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे, मूवेबल इमूवेबल के साथ साथ मूवेबल के लिए भी। लेकिन अब सेक्शन 37 तक ये कंप्लीट हो गया जो कि इमूवेबल और मूवेबल दोनों का था। अब जब हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं तो यहां से सेक्शन 38 ऑनवर्ड जब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली उन प्रिंसिपल्स की जो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है, उनके ट्रांसफर से रिलेटेड। जैसे कि लिखा ही है बी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, विच मीन्स हियर ऑनवर्ड्स जब हम बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली बात करते हैं इमूवेबल ट्रांसफर को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल्स की। राइट, वो किस तरीके से किया जाएगा उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 38 क्या कह रहा है, ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथराइज्ड ओनली इन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस टू ट्रांसफर। अब देखिए किस बारे में कहता है ये जो सेक्शन है, ये है क्या, वैलिडेट्स द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी by a person who has authority to sell only under specific variable conditions। मतलब पहली चीज तो ये कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब एक इस सेक्शन के अंदर हम एक ऐसे ट्रांसफर की बात कर रहे हैं जब पर्सन यानी कि जो ओनर है, ट्रांसफरर जो है, उसके पास राइट्स तो है ट्रांसफर करने का, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, उसके साथ कुछ कंडीशंस भी है। देखिए, by a person who has authority to sell only under specific conditions, यानी राइट है ट्रांसफर करने का लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। The objective is to protect the transferee who acts in good faith। क्यों भाई लगाया गया ये सेक्शन, क्या है हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है
क्योंकि कुछ कंडीशंस के साथ ट्रांसफरर इसे ट्रांसफर कर रहा है, तो अगर ट्रांसफरी जो है यानी जो परचेजर है बायर एंड पे है, वो गुड फेथ में काम कर रहा है, अगर गुड फेथ में उसने एक्ट किया है, तो उसे किसी तरीके का लॉस इनकर ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 38 है। देखिए पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है, पहले तो ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, एक्सपेक्टेड एरिया, रिमाइंडर मैन। अब कौन कर रही है ट्रांसफरर, तो हमें पता है भाई जो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। जैसे पर्सन विथ लिमिटेड अथॉरिटी, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कंडीशंस के अंदर ट्रांसफर होगा। क्या किया था हमने देखा, वो प्रिंसिपल में क्या था कि भाई पर्सन के पास अथॉरिटी है ट्रांसफर करने की, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ कंडीशंस के अंदर। जैसे इसके अंदर कौन कौन से लोग आ रहे हैं, देखिए, विडो, मैनेजर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, और अ गार्डियन। ट्रांसफरी कौन है, ट्रांसफरी क्या है, द परचेजर हु मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। ट्रांसफरी क्या है, ट्रांसफरर के लिए तो भाई दे रखा है कि क्योंकि वो कुछ कंडीशंस के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जैसे एग्जांपल में कौन कौन है, वीडियो आ जाएंगी, या HUF के जो मैनेजर है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मैनेजर जो है, जो अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, या गार्डियन। ट्रांसफरी कोई भी हो सकता है जिसने ड्यू डिलिजेंस में क्या लिखा था, गुड फेथ में, उसने परचेज गुड फेथ में किया है, तो ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करने के बाद, उसे एक्सरसाइज करने के बाद प्रॉपर्टी जिसने परचेज की है। और तीसरी पार्टी कौन है, एक्सपेक्टेड एरिया रिमाइंडर मैन, मतलब ये कौन है, द पर्सन हुज फ्यूचर इंटरेस्ट इज अफेक्टेड बाय दिस सेल। और तीसरी पार्टी कौन है, तीसरी पार्टी वो इंसान है, जब एक दो पार्टी तो हो गई, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है ये सेक्शन कि भाई ट्रांसफरर जो है उसके पास राइट्स है, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर, कुछ कंडीशंस के साथ हैं। तो क्योंकि वो कंडीशंस ऑलरेडी अप्लाइड है, तो उस कंडीशन के साथ होने वाले ट्रांसफर से कोई थर्ड पार्टी जो अफेक्टेड हो रही है, उसे हम कह रहे हैं यहाँ पे कौन, एक्सपेक्टेंट एरिया, कि द पर्सन हुज फ्यूचर इंटरेस्ट इज अफेक्टेड बाय द सेल, जिसका फ्यूचर इंटरेस्ट अगर इससे अफेक्टेड हो रहा है, वो थर्ड पार्टी हो गई। ट्रांसफर बाय लिमिटेड ओनर, लिमिटेड ओनर्स के बारे में बात कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर। मतलब हमने क्या कहा था कि भाई ट्रांसफर है, ट्रांसफर का राइट है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में ही राइट है। तो कौन है वो लोग, वो लिमिटेड जिनके पास इंटरेस्ट है, ठीक है, उन्हें हम कह रहे हैं लिमिटेड ओनर्स। मतलब वो ओनर है, उसके बेच सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट है उनके पास। Specifically applies to those authorized to transfer only under legal necessity or for the benefit of the state, ठीक है, प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए, या फिर किसी लीगल नेसेसिटी में जो ट्रांसफर करने के लिए मजबूर है। अब जैसे कोई ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की है, और ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ये इसके किसी के बेनिफिट के लिए, किसी लीगल नेसेसिटी के अंदर ए एक इंसान है, ठीक है, ए एक इंसान है। अब ये अनडिवाइडेड फैमिली की है, मतलब ए के साथ बी सी जितने भी इनको पार्टनर होंगे सबकी वो प्रॉपर्टी है, ए जो है ये करता है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे करता ए है, लेकिन को पार्टनर्स और भी थे, इसने इस प्रॉपर्टी के लिए क्या लिखा है, लीगल नेसेसिटी के अंदर, किसी नेसेसिटी के अंदर इसको ये प्रॉपर्टी जो है वो बेचना या ट्रांसफर करना जरूरी था। तब के लिए सेक्शन जो है एप्लीकेबल हो रहा है, जब जिसने सेल किया, यानी जो जिसने ट्रांसफर किया, जो ट्रांसफरर है, वो किसी लीगल नेसेसिटी के अंदर, जबकि उसके पास सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट है, लिमिटेड ओनर है वो, तब भी क्योंकि लीगल नेसेसिटी है वो, उसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ी। या तो किसी लीगल नेसेसिटी के अंदर, दूसरा क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट में ये करना जरूरी था, बेनिफिट फॉर द, बेनिफिट टू द स्टेट। वेरिएबल सर्कमस्टांसेस क्या है, द कंडीशंस justifying the sale are not permanent, they change based on need। अब जिन कंडीशंस की वजह से, जिन नेसेसिटी वाले जो कंडीशंस थी जिनकी वजह से ट्रांसफर हो रहा है लिमिटेड ओनरशिप के साथ भी, वो कंडीशंस कैसे हैं, वो कंडीशंस वेरिएबल है, मतलब वेरी कर सकते हैं, सिचुएशन के साथ वो चीजें बदलेंगी, कंडीशंस जो है वो बदलेंगे। जैसे क्या है, देखिए एग्जांपल, मेंटेनेंस ऑफ अ विडो, पेमेंट ऑफ डेट्स, या परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज। देखिए सेक्शन क्या है, क्या है, where any person authorized only under circumstances in their nature variable to, पहले तो क्या है,
ऑथराइज ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब सिर्फ कुछ कंडीशंस के अंदर ऑथराइज है वो ट्रांसफर करने को। ठीक है, ये क्या हो गया, लिमिटेड ओनरशिप पहले तो। दूसरी चीज क्या कह रहा है, इन देयर नेचर वेरिएबल टू डिस्पोज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन। ट्रांसफर कैसा हो रहा है, ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन। alleging the existence of such circumstances, variable circumstances हैं। They shall, as between transferee on one part and the transferor and other part, and other persons affected by the transferor on the other part, be deemed to have existed if the transferee, after using reasonable care to ascertain the existence of such circumstances, is acted in good faith। क्या कह रहा है, देखिए कोई ऐसा जो ट्रांसफरर है उसके पास सिर्फ लिमिटेड ओनरशिप है, मतलब वो हमेशा ओनर नहीं है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं जब वो ओनर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई क्योंकि सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो गई कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना जरूरी है, वेरिएबल कंडीशंस है, लेकिन कंडीशंस हैं, उस वजह से ट्रांसफर करना चाहिए। वो कंडीशंस कैसी है, वही रखा है, लीगल नेसेसिटी है या फिर प्रॉपर्टी के बेनिफिट में, बेनिफिट ऑफ द स्टेट। ठीक है, ट्रांसफर करना जरूरी है। अब यहाँ पे वो कह रहा है जो ट्रांसफरी है उसे अगर इन कंडीशंस के बारे में पता है कि भाई ऐसा है, ये जो ट्रांसफर किया गया है सच एंड सच कंडीशंस के अंदर किया गया है, ठीक है, तो उसे वो कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। देखिए एग्जांपल जैसे और बेटर तरीके से समझते हैं, जैसे ए हिंदू विडो, ए जो है एक विडो है whose husband has left collateral heirs alleging that the property held by her as such is insufficient for her maintenance, ठीक है, agrees for purposes neither religious nor charitable to sell or feed part of such property to B। यहाँ पे क्या हो गया, बी को प्रॉपर्टी सेल हो गई। ए जो है एक वीडो है, ठीक है, ए जो है यहाँ पे लिखा क्या है कि एक वीडो है, उसके उसके हस्बैंड ने क्या कहा भाई, उसके हस्बैंड ने प्रॉपर्टी छोड़ी है, हस्बैंड हैज लेफ्ट कोलैटरल हेयर्स alleging that प्रॉपर्टी है भाई कि भाई जिस प्रॉपर्टी की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, पी जिस प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रही है ये इसके मेंटेनेंस के लिए इनसफिशिएंट है, alleging that the property held by her as such is insufficient for her maintenance, agrees for purpose neither religious nor charitable to sell or feed part of such property to B। अब इसने क्या किया कि भाई इस प्रॉपर्टी को बी को सेल करने का डिसाइड किया। Now, B satisfies himself by reasonable inquiry that the income of the property is insufficient for his maintenance। B ने भी जांच पड़ताल करी, कह रहे कि नहीं, इसने जब इसके बारे में पता लगाया तो लगा कि नहीं सही बात है, इस प्रॉपर्टी से केवल केवल इस प्रॉपर्टी से जो पैसा आएगा इससे जो मेंटेनेंस मिलेगा वो इनसफिशिएंट है, वो सफिशिएंट नहीं है, इससे मेंटेनेंस केवल नहीं हो सकता। And that the sale of the field is necessary, acting in good faith buys the field from him। ठीक है, उसने क्या कहा कि भाई देखा कि सही बात है, इस जो उससे प्रॉपर्टी है इससे जो मान लीजिए रेंट आ रहा है, ठीक है, या उसे जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं केवल इससे मेंटेनेंस करना तो बड़ा मुश्किल है, इससे नहीं हो सकता है, इसलिए जो सेल है वो जस्टिफाइड है, करना जरूरी है। ये बी ने जांच पड़ताल के बाद ये चीज देखी, ठीक है, दैट द सेल ऑफ फील्ड इज नेसेसरी एंड एक्टिंग इन गुड फेथ बाइज फील्ड फ्रॉम ए, उसने ए से प्रॉपर्टी ले ली, as between B on one part and A and the collateral heirs on the other part, a necessity for the sale shall be deemed to have existed। अब यहाँ पे क्या है, ये जो प्रॉपर्टी थी मान लीजिए ए के साथ, ए के हस्बैंड के साथ बी कर दिए तो परचेसर हो गया, पी और एम दो और लोगों की थी, ठीक है, तो अब ये क्या है कि भाई इससे में ये जो ट्रांसफर है ये वैलिड माना जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई बी ने भी जो था, बी ने पूरा जांच पड़ताल करके देखा कि नहीं ये जो सेल है ये नेसेसरी था ए के मेंटेनेंस के लिए, इसीलिए क्या लिखा है, एज बिटवीन बी ऑन वन पार्ट बी एंड ए एंड द कोलैटरल हेयर्स ऑन द अदर पार्ट, ए के साथ और जो भी कोलैटरल हेयर्स है वो, और नेसेसिटी फॉर द सेल शैल बी डीम्ड टू हैव एक्जिस्टेड। भाई यहाँ पे एक नेसेसिटी थी इसीलिए ट्रांसफर करना जरूरी था और ऐसा ही ट्रांसफर वैलिड होगा। देखिए इसको समझने के लिए इसके एसेंशियल्स को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। आई नो द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, सो लेट अस ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले एलिगेशन ऑफ अ नेसेसिटी, मतलब एक नेसेसिटी है, नेसेसरी कंडीशन है कि भाई उसका वो जो है
उस चीज को करना नेसेसिटी है। द ट्रांसफरर मस्ट क्लेम दैट स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट, ठीक है, कि उस ट्रांसफर को करने के लिए सिचुएशन ऐसी है, जैसे क्या लिखा था कि भाई विडो है, उसके पास मेंटेनेंस का कोई मींस नहीं है। अब हस्बैंड ने पहले ही उसे कहा था कि भाई वो प्रॉपर्टी जो है वाइफ उसका कोलैटरल और भी जो है उनकी भी है, लेकिन सिर्फ इस प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस जो आएगा इससे ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो ने क्या डिसाइड किया कि क्योंकि वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, तो यानी उस प्रॉपर्टी को सेल होने से जो पैसे मिलेंगे शायद उससे उसकी जो जरूरत है वो फुलफिल हो पाए। यहाँ पे जब जो परचेसर था बी, उसने जब उस चीज के बारे में पता लगाया तो उसे भी लगा नहीं बात तो सही है, इससे केवल इसके मेंटेनेंस सिर्फ जो नीड्स है वो फुलफिल करना मुश्किल था बड़ा, इसलिए ट्रांसफर वैलिड हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले चीज सेक्शन 38 के अंदर फॉलो नहीं मिले कि एक तो नेसेसिटी हो, जरूरत है वो करने की तब जाके हुआ है। जैसे क्या हो सकता है, डेट पेमेंट करना है या नीड फॉर मनी, पैसे चाहिए उसकी जरूरत। जैसे यहाँ क्या था, वो वीडियो है उसके पास कोई सस्टेनेंस के मीन्स नहीं है, उसको मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए, तो वहां क्या है, नीड फॉर मनी। तो एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है पहले तो। रीजनेबल केयर, रीजनेबल केयर किसके पार्ट के, ट्रांसफरी जो था उसने अपनी तरफ से पूरा गुड फेथ में लिखा है, गुड फेथ, गुड फेथ मतलब क्या है भाई, वहां पे उसने पूरी तरीके से जांच पड़ताल की, देखा सब कुछ, देखने के बाद उसे लगा कि नहीं ये बात जो है, ये नेसेसिटी की जो बात कही गई है वो सही है। हमने पहले देखा यहाँ पे क्या ट्रांसफर दो कंडीशन में हो रहा है, क्या लीगल नेसेसिटी है या प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ द स्टेट। तो सबसे पहले तो नेसेसिटी हो गई, और उसके बाद जो ट्रांसफरी है वो उसे देख के बता रहा है कि नहीं सही बात है, यहाँ पे उसने रीजनेबल केयर लिया, जो क्लेम किए गए थे नेसेसिटी की जो बात कही गई थी उसको उसने वेरीफाई कर लिया है। The transferee must actively inquire into the truth of these claims. उसने इस क्लेम को, इस कंडीशंस को जो नेसेसिटी की बात कही गई थी इसे वेरीफाई किया है। थर्ड, गुड फेथ, transferee must or act honestly without any intent to defraud the ultimate heirs. कंसिडरेशन, और जो ट्रांसफर हुआ है वो कंसिडरेशन के लिए यानी पैसे के लिए हुआ है, यानी सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हुआ है लेकिन गिफ्ट तो नहीं है, कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया गया है। तो ये चीजें कही गई है इस सेक्शन के एसेंशियल में कि भाई क्या क्या चीजें हैं कि ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर कौन कर रहा है, वो इंसान जिसके पास लिमिटेड ओनरशिप है, एब्सोल्यूट ओनर वो नहीं है। तभी तो कह रहा है कि भाई वो वीडो है, वीडो के साथ कोलैटरल एड्स भी हैं, तो वीडो है जैसे लिमिटेड ओनरशिप हो गई। दूसरा, नेसेसिटी है वहां पे इसलिए ट्रांसफर करना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब जरूरत है, या तो पैसे की जरूरत है या डेट्स चुकाने हैं, तो कोई जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। अब जो ट्रांसफर है जिसे ट्रांसफर किया जा रहा है उसने अपने एंड पे वेरीफाई किया और तब इसे इंस्पेक्ट करके और तब वेरीफाई किया, तब जाके ट्रांसफर जो है वो वैलिड हम कह रहे हैं। Now the buyer is not required to see that the money is actually spent on the necessity. The buyer must act as a reasonable and prudent person would to verify if the necessity exists. If the buyer proves they inquired in good faith, the transfer remains valid even if it's later found that the city didn't actually exist. अब ये क्या कह रहा है कि भाई जरूरी क्या है, जरूरत सिर्फ इस बात की है सेक्शन 38 के अंदर कि जो ट्रांसफरी है यानी जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है उसने उस मोमेंट इन टाइम पे इंस्पेक्ट कर लिया, मतलब अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करके ये सेटिस्फाइड हो गया, ये वेरीफाई कर लिया कि नहीं नेसेसिटी है, ठीक है। बाद में भले अब जब बाद में उसे पता चले कि नहीं इतनी जरूरत भी नहीं थी, ऐसा उसे पता भी चले तो भी ये ट्रांसफर जो है वो उससे इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा। जिसने कि इसका फिर से एग्जांपल दे रखा है, वीडो हैज लिमिटेड इंटरेस्ट इन हर लेट हस्बैंड्स लैंड, ठीक है, शी सेल्स पोर्शन टू बायर बी क्लेमिंग शी नीड्स फंड फॉर मेडिकल मेंटेनेंस। भाई उसका जो है लिमिटेड इंटरेस्ट है, उसने कैसे दे रखा है, कोलैटरल लेयर्स के साथ है, तो लिमिटेड इंटरेस्ट है हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, उसने उसका एक पोर्शन जो हस्बैंड का शेयर था, पोर्शन जो है वो दूसरे को बेच दिया, बी को बेच दिया। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है कि भाई उसे पैसों की जरूरत थी, शी नीड्स फंड। यहाँ पे बायर भी यानी जो ट्रांसफरी है चेक्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड कंफर्म शी हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, की नहीं भाई जरूरत तो है, उसने वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, इवन इफ द विडो लेटर स्पेंड्स द मनी ऑन समथिंग एल्स द सेल टू बायर इज वैलिड एंड प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 38। सेक्शन 38 यही बात कह रहा है। तो सेक्शन 38 के अंदर जो चीज है वो ये कही गई कि भाई जब एक ट्रांसफर
जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है, एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, ठीक है। और जो ट्रांसफर कर रहा है वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं है, कुछ कंडीशंस के अंदर वो जरूरत है उस वक्त ट्रांसफर करना, कुछ क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज हो गए, अभी वो जरूरत है, हालांकि कंप्लीटली उसका मालिक नहीं है प्रॉपर्टी का वो इंसान जो ट्रांसफरर है, लिमिटेड ओनरशिप है, लेकिन क्योंकि जरूरत है तो ट्रांसफर करना पड़ रहा है। अब वैसे सिचुएशन में जो ट्रांसफरी है वो कंसिडरेशन के लिए, वो ट्रांसफर जो है कंसिडरेशन के लिए हुआ है, यानी गिफ्ट तो नहीं है, कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफरी जो है उसने पूरा इंक्वायरी के बाद ये सेटिस्फाइड हो गया, वो वेरीफाई कर लिया कि नहीं नेसेसिटी है। बाद में अब लेटर ऑन अगर ये भी पता चलता है जो ट्रांसफरी था कि नहीं इतनी नेसेसिटी नहीं भी थी तो भी, या किसी और चीज के लिए कुछ और बोल किसी और चीज पे स्पेंड किया जा रहा है मनी, दैट डज नॉट इनवैलिडेट द ट्रांसफर, ट्रांसफर तब ही वैलिड होगा। अब आता है सेक्शन 39, 39 जो है 38 से ही कनेक्टेड है। ये क्या है, टू प्रोटेक्ट अ पर्सन्स राइट टू रिसीव मेंटेनेंस मैरिज एक्सपेंसेस और एडवांसमेंट प्रोविजंस फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। देखिए ये सेक्शन क्या कह रहा है, वेयर अ थर्ड पर्सन हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस और अ प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट और मैरिज फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उससे किसी का क्या है, किसी को मेंटेनेंस मिल रहा है, या मैरिज के लिए कोई एक्सपेंसेस जो हुए हैं उसके लिए मिलना है, या कोई और एडवांसेस हैं, एंड सच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जिस प्रॉपर्टी से आ रहे थे बेनिफिट्स उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाता है। द राइट में ही एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफर इफ ही हैज नोटिस देयरऑफ, इफ द transfer is gratuitous and but not against the transferring consideration and without notice of the right, not against the property in his hands। अब जैसे पिछले वाले सेक्शन में क्या कह रहा था कि जब ट्रांसफरी है उसने पूरा इंक्वायरी करने के बाद वेरीफाई कर दिया कि नहीं सही बात है, नेसेसिटी तो यहाँ पे है, ठीक है, तो वो ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा, भले लेटर ऑन ये अगर डिस्कवर होता है कि वो उस पर्पस के लिए नहीं, जो ट्रांसफर है उस पैसे का किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, या इतनी नेसेसिटी नहीं थी। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है कि इस पूरे चीज के होने के लिए, मतलब ट्रांसफर के वैलिडेट होने के लिए जरूरी क्या है कि ट्रांसफरर जो है, ट्रांसफरी जो है उसे इस बात का नोटिस था, देखिए क्या कह रहा है ये कि भाई पहले तो राइट टू रिसीव है, जैसे कि आपने देखा कि पहले राइट टू रिसीव प्रीवियस वाले में क्या था, मेंटेनेंस, ठीक है, 38 के अंदर कह रहा था कि मेंटेनेंस है, वैसे ही राइट टू रिसीव है मैरिज के जो एक्सपेंसेस है उसके लिए, या कोई एडवांसमेंट है, कोई डेट का पेमेंट है, या मेंटेनेंस है, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। सोर्स ऑफ पेमेंट क्या है, प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे आने वाले जो प्रॉफिट्स है, पेबल आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट्स अप्रूव हो रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी का हो जाता है ट्रांसफर। Property must have been transferred to a third party. Nature of the right क्या हो गया? It is a personal right but can be converted into a charge upon the property. The right remains enforceable against the new owner in two specific cases. तो केस में वो जो है, जैसे मान लीजिए कि मेंटेनेंस का राइट है, ठीक है, ये जो है इसने क्या किया, ये वीडो है और प्रॉपर्टी को, जिससे इस ये प्रॉपर्टी थी जिससे इसको मेंटेनेंस के लिए जो भी रेंट मिलता था जैसे उससे आ रहा है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी इसने बी को सेल कर दी, दिस प्रॉपर्टी को सोल्ड टू लेटर ऑन टू बी। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है कि भाई प्रॉपर्टी जब बी के पास चली गई तो ये मेंटेनेंस उसे कैसे मिलेगा। अब मेंटेनेंस के लिए जरूरी है इस सेक्शन के हिसाब से कि भाई इसे पता हो, मतलब ये ट्रांसफरी है उसे नोटिस हो इस बात, यानी इस बात की इंफॉर्मेशन था थी कि इस चीज से जो बेनिफिट्स आ रहे थे, जो प्रॉफिट्स आ रहे थे, उससे किसी को मेंटेनेंस मिल रहा था। यानी अगर बी को पता है कि इस प्रॉपर्टी से जो रेंट मिल रहा है, जैसे इससे ए का खर्चा चल रहा था, सस्टेनेंस के लिए वही सोर्स था सिर्फ, तो ये जो है ट्रांसफर ये वैलिड होगा। और अगर इसे पता ही नहीं है इस बारे में तो ये लायबल उसके लिए नहीं हो, देखिए राइट रिमेन इनफोर्सिएबल अगेंस्ट द न्यू ओनर, ये ट्रांसफर इन टू स्पेसिफिक केसेस। केस ए पहले तो नोटिस, transferee had notice of the right to maintain at the time of right to maintenance at the time of transfer, उसे इस बारे में पता था, जैसे मैंने कहा कि इसे ट्रांसफर के टाइम पे बी को ये बात पता थी कि जो प्रॉपर्टी सोल्ड की जा रही है इसे, इस प्रॉपर्टी से जो इनकम आता है इसी से ए का, ए के लिए सोर्स ऑफ इनकम यही है, सस्टेनेंस के लिए इसी से है, अगर इस बारे में इसे पता है
तो यहाँ पे उसका राइट इंटैक्ट रहेगा। दूसरा, केस बी, ग्रेचुटस ट्रांसफर, यानी द ट्रांसफर was gratuitous where no money was paid regardless of whether they had notice। और अगर कहीं पे मनी इन्वॉल्व नहीं था, जैसे बी को जब ट्रांसफर किया गया, तो ये क्या कह रहा है, गिफ्ट था या इनहेरिटेंस था, ठीक है। जब ट्रांसफर जो है वो ग्रेचुटस था, यानी कि जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कोई कंसिडरेशन का अमाउंट नहीं है, तो भाई चाहे यहाँ पे नोटिस था या नहीं, ट्रांसफरी को जो राइट है, मेंटेनेंस का जो राइट है वो एनफोर्सिएबल हो जाएगा। देखिए सेक्शन क्या कह रहा है फिर से, व्हेन अ थर्ड पार्टी हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस, जैसे पीडो, ठीक है, उसका मेंटेनेंस उससे आ रहा है, या किसी और के जो थर्ड पार्टी उसे मैरिज के एक्सपेंसेस या कोई और तरीके के एडवांसमेंट जो है आ रहे हैं उसी प्रॉपर्टी से, उसके बेनिफिट से जिसका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब ये राइट उस ट्रांसफरी के लिए कब इनफोर्सिएबल होगा, मतलब कब कह सकते हैं कि वो भी इससे कंपेल हो गया, तब जबकि उसे इस बारे में पता था, if he had noticed, जब उसे इस बारे में पता था, और if the transfer is gratuitous but not against the transferee for consideration, कंसिडरेशन अगर उसमें आ गया, यानी सेल किया गया है, मतलब पैसा इसमें इन्वॉल्व हो गया, सेल ही नहीं लेकिन गिफ्ट नहीं है, कंसिडरेशन के लिए है और विदाउट नोटिस है, नॉर अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी इन हिज हैंड्स, तो वहां पे अगर वहां पे कंसिडरेशन के लिए वो ट्रांसफर हुआ है या फिर उसे नोटिस नहीं था, अगर उसे जानकारी, यानी ट्रांसफरी को जानकारी ही नहीं है कि इसी प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उससे सच एंड सच पर्सन का मेंटेनेंस हो रहा है, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम यही है, या मैरिज एक्सपेंसेस जो है वो निकल रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी अगर ट्रांसफरी को नहीं है और उसके पार्ट पे फेलियर हो जाता है, फिर किस लिए उसको मेंटेनेंस अगर नहीं मिलता, जैसे मान लीजिए ये कोई इस केस में क्योंकि बी को जानकारी नहीं थी, तो यहाँ पे बी जो है वो लायबल नहीं हो जाएगा। सेक्शन 38 और 39 इसीलिए कनेक्टेड है। 38 कह रहा है, भाई 38 ने क्या कहा, 38 कह रहा है कि जो ट्रांसफरर है उसके पास लिमिटेड ओनरशिप है, ठीक है, लेकिन क्योंकि एब्सोल्यूट नेसेसिटी है जो कि वेरीफाइड है, जो कि वेरीफाइड है बाय द ट्रांसफरी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर जो है वो वैलिड होगा, ठीक है। 39 कह रहा है कि अब अगर जैसे मेंटेनेंस आ रहा है उस प्रॉपर्टी से जिसका ट्रांसफर किया जाना है, या तो मेंटेनेंस या कोई भी और उससे एक्सपेंसेस निकल रहे हैं जिस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफरी के लिए तब तक एनफोर्सिएबल नहीं हो जब तक उसे इस बात की जानकारी ना हो, अगर जानकारी नहीं थी तब उसके अगेंस्ट एनफोर्सिएबल नहीं है, तब उसके पार्ट पे फेलियर होता है, मेंटेनेंस नहीं मिलता है दूसरे थर्ड पर्सन को, तो फिर उसको क्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे पता ही नहीं था इस बारे में। पर अगर उसे इंफॉर्मेशन थी फिर भी फेलियर होता है, तब ये लायबल होगा। सेक्शन 39 cannot be enforced if the transferee meets these criteria, मतलब ये जो है ये एक्सेप्शंस दे रखे कि 39 कब एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल कब होगा, हमने देखा कि जब ग्रेचुइटस ट्रांसफर है और साथ ही साथ जब उसे इस बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जब उसे नोटिस है, इंफॉर्मेशन है कि इसी प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उससे सच एंड सच पर्सन का मेंटेनेंस निकल रहा है, और साथ ही वो जो ट्रांसफर है वो एक गिफ्ट है, मतलब वो मनी के लिए नहीं है, मनी के लिए नहीं है, तब यहाँ पे क्या होगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। और एक्सेप्शंस में क्या दे रखा है, फॉर कंसिडरेशन, अगर ट्रांसफर जो है कंसिडरेशन के लिए हुआ है, मतलब प्रॉपर्टी का प्राइस पे किया जा चुका है और उसे नोटिस भी नहीं था, मतलब उसे इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, देखिए लिखा है बट नॉट अगेंस्ट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ द राइट, उसे क्या था, एक तो ट्रांसफर कंसिडरेशन के लिए हुआ है, मतलब पैसे इन्वॉल्व है, उसमें पैसा दिया है ट्रांसफरी ने, साथ ही साथ एंड है उसे इस बारे में जानकारी भी नहीं है, दोनों चीजें हैं, और नहीं लिखा है एंड है, दोनों चीजें, उसे इस बारे में पता भी नहीं है और कंसिडरेशन भी है, मतलब द प्रॉपर्टी ही गॉट दैट ही गॉट वाज फॉर अ सर्टेन प्राइस, तो यहाँ पे, और तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब ये राइट जो है एनफोर्सिएबल नहीं होगा अगेंस्ट द ट्रांसफरी। साथ ही साथ गुड फेथ और गुड फेथ भी, द ट्रांजैक्शन वाज जेन्युइन एंड नॉट अ शैम टू हाइड एसेट्स, मेनली ये दो चीजें हैं जो उसमें दे रखा है, ठीक है, कि भाई अगर 39 ने बस इतनी सी बात कहा कि जिस प्रॉपर्टी से बेनिफिट्स आ रहे हैं किसी के सस्टेनेंस के लिए, मतलब सोर्स ऑफ इनकम वही है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है,
उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जब हो रहा है तो वो जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो सस्टेनेंस के मीन्स है थर्ड पार्टी के लिए, वो ट्रांसफरी के लिए भी वैसे ही एप्लीकेबल तब माने जाएंगे जब ट्रांसफरी को इस बारे में इंफॉर्मेशन थी कि भाई ऐसा है कि उससे किसी को फायदा, उससे किसी का बेनिफिट, उससे जो अराइव होता है बेनिफिट, उससे किसी का खर्चा निकल रहा है, किसी के लिए जो एडवांसेस है वो जा रहे हैं, डेट्स का रिपेमेंट हो रहा है, कुछ ऐसा उसे पता हो। और साथ ही साथ वो ग्रेचुइटस जब ट्रांसफर है, अगर पता ही नहीं है उसे इस बारे में तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, तब ट्रांसफरी लायबल नहीं होगा। नाउ सेक्शन 14। देखिए इस पूरे चीज को कैसे स्पेसिफाई किया हुआ है, अब यहाँ पे चार पार्टी हो गई, ठीक है। ए जो है वो कौन है, प्रॉपर्टी का ओनर। बी जो है वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मतलब जिसके पास राइट टू मेंटेनेंस है। इट कुड बी एनी वन, राइट टू मेंटेनेंस के लिए चाइल्ड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, पेरेंट्स हो सकता है, कोई भी जिसके पास राइट टू मेंटेनेंस है। सी कौन है, ट्रांसफर ट्रांसफरी। और सी, हाँ सी, दोनों सी। ये जो है सी ए ट्रांसफर ही हो गया। अब देखिए केसेस क्या है, पहले तो ए जब प्रॉपर्टी ओनर है उसने क्या किया, सी को ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी अपनी, ठीक है। मतलब ए जो ओनर है, यानी ये कौन हो गया, ये हो गया ट्रांसफरर, ये ट्रांसफरर हो गया। इसने किया क्या कि अपनी प्रॉपर्टी सी को दे दी, यानी ट्रांसफरी के पास प्रॉपर्टी चली गई। अब बी जो है थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट है। सेक्शन 39 में वही तो लिखा है कि थर्ड पार्टी डिपेंडेंट हो एक, अगर थर्ड पार्टी जिसके पास राइट टू मेंटेनेंस है, या एक्सपेंसेस निकल रहे हैं उसके, या कोई और प्रोविजन है जिससे एडवांसमेंट आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा, मतलब वो डिपेंडेंट है, ठीक है, राइट टू मेंटेनेंस है उसके पास। अब यहाँ ट्रांसफरी को अगर बी के राइट के बारे में पता है, बी कौन था, डिपेंडेंट था, नोज अबाउट बीज राइट, बी के बारे में पता है, तब यहाँ पे बी कैन क्लेम फ्रॉम सी। मतलब बी जो है, सी जो है ट्रांसफरी जो है वो बी के लिए लायबल होगा, ठीक है। मतलब उसे उसको तब मेंटेनेंस देना है। अगर बी जब इस केस में जब ट्रांसफरी को इन्फॉर्मेशन है, डिपेंडेंट जो है वो इससे क्लेम कर सकता है, अगर फेलियर होता है तो वो उसको क्लेम कर सकता है कि भाई मेरे पैसे मुझ तक नहीं आए। लेकिन अगर बाइज फॉर वैल्यू, इसमें क्या था कि भाई नोज अबाउट दीज राइट, नोटिस है, साथ में ग्रेचुइटस ट्रांसफर है, यानी विदाउट कंसिडरेशन है। लेकिन जब उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन है, नो नोटिस और साथ ही साथ कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, प्राइस से खरीदा है उसे, तो यहाँ पे तब बी का राइट नहीं बनता है और तब वो क्लेम नहीं कर सकता। ये एक सेक्शन हो गया। पूरे 39 को यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक तरीके से लिख दिया कि भाई एक ट्रांसफरर है, उसने प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर कर दी, एक सर्टेन प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से किसी के एक्सपेंसेस निकल रहे थे, एडवांस के, डेट्स का पेमेंट था, या एक मेंटेनेंस था किसी के लिए, वो निकल रहे थे। अब तो जो ट्रांसफरी है उसे इस बारे में अगर पता है, ठीक है, और साथ ही साथ वो ग्रेचुइटस ट्रांसफर है, तब तो जो डिपेंडेंट है वो इससे क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर उस बारे में पता नहीं है और साथ ही कंसिडरेशन के लिए वो ट्रांसफर है, तो वो क्लेम नहीं कर सकता। अब आते हैं सेक्शन 40, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस का। रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस क्या होते हैं, देखिए, बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड। अब जब ये सेक्शन आप पढ़िएगा, सेक्शन की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, देन विल रीड द सेक्शन। अभी तक आई होप 36 37 समझ में, सॉरी 38 39 समझ में आया हो। 38 में बात करें कि कोई एक प्रॉपर्टी है जिसका कि ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उससे किसी के लिए मेंटेनेंस आ रहा है, तो मतलब उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना कुछ कंडीशंस के अंदर जो है वो नेसेसरी है, ठीक है, वो नेसेसरी है। और अगर जब ट्रांसफरी जो है उसने उन कंडीशंस को वेरीफाई कर लिया, कंफर्म कर दिया कि नहीं वो नेसेसिटी है, ठीक है, उसे वो अप्रूव कर देता है, तो वो उससे फिर वो ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा, वो उससे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। 39 जो है वो कह रहा है कि भाई अब थर्ड पार्टी का उससे बेनिफिट्स हो रहे हैं, ये बात ट्रांसफरी को अगर पता है तब तो उसको क्लेम किया जा सकता, तब तो जो डिपेंडेंट है वो क्लेम कर देगा ट्रांसफरी से, पर उसे अगर पता ही नहीं है तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है, उसको क्लेम नहीं किया जा सकता।
नाउ सिर्फ यही चीज थी पढ़ रही है थोड़ी लाइन में। अब आता है 40 पे। 40 क्या बात कर रही है कि डील्स विद ऑब्लिगेशंस लिंक्ड टू लैंड ओनरशिप दैट आर्ट क्वाइट इंटरेस्ट और ईजमेंट। These are personal contracts that attach to the property. Basically जब हम इसमें बात करेंगे तो हम ऐसे ऑब्लिगेशंस की बात करें जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल है नेचर में। किस बारे में ये मेन कहता है, देखिए जैसे मैंने कहा रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस, इसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले ये टर्म समझेंगे, रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस क्या होते हैं, और दूसरी किस बारे में बात करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर जो ऑब्लिगेशंस अराइज हो रहे हैं, जो राइट्स अराइज हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहे हैं। तो इसे समझते हैं एक एक करके कि भाई ये है क्या। सबसे पहले रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस क्या होते हैं। देखिए रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट क्या मतलब है, किस वर्ड से बना, रेस्ट्रिक्टिव और कोवेनेंट। ठीक है, दो टर्म है। कोवेनेंट का क्या मतलब होता है, कोवेनेंट का मतलब होता है कंडीशंस। ठीक है, अग्रीमेंट में लगाए गए कुछ कंडीशंस, उन्हें हम कोवेनेंट कह रहे हैं। रेस्ट्रिक्टिव का क्या मतलब है, रेस्ट्रिक्टिव का मतलब ही रेस्ट्रिक्ट वर्ड्स बना, जो रेस्ट्रिक्ट करे, यानी ऐसे कंडीशंस जो रेस्ट्रिक्शन लगाएं। रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट, कोवेनेंट का मतलब हो जैसे मैंने बताया क्या, अग्रीमेंट में लगाए गए कुछ कंडीशंस, कंडीशंस को एक तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे क्लॉज जो कंडीशंस इंपोज कर रहे हैं वो कोवेनेंट्स हो गए। तो जब हम रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स की बात करते हैं तो हम ऐसे क्लॉजेस की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लगाए गए ऐसे क्लॉजेस की बात कर रहे हैं जो किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं, यानी कि वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो रोक रहे हैं करने से। पॉजिटिव क्या हुआ, कुछ अलाउ कर रहे हैं, नेगेटिव ऑब्लिगेशन वो रोक रहे हैं कुछ करने से। तो अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन प्रिवेंटिंग द ओनर फ्रॉम डूइंग समथिंग ऑन देयर लैंड, कि भाई आप ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें लगाए गए कुछ ऐसे क्लॉजेस जो कि जो मालिक है उसे रोक रहे हैं, ओनर को रोक रहे हैं कि आप ये चीज नहीं कर सकते। अपने ही राइट्स को एक्सरसाइज करने पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, वही होते हैं रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स। ठीक है, कंडीशंस क्या है इन्फोर्समेंट के लिए कि दीज मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रांसफरर्स ओन लैंड। ट्रांसफरर, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, किससे जा रहा है, ट्रांसफरर से जा किसको रहा है, ट्रांसफरी को। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स लगाए क्यों गए हैं, लगाए इसलिए गए क्योंकि अगर ये कंडीशंस नहीं लगाए जाएंगे ट्रांसफर पे तो क्या होगा, ट्रांसफरर की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं उसकी जो वर्थ है वो खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए ये कंडीशंस लगाना जरूरी, मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रांसफरर्स ओन लैंड, ट्रांसफरर की अपनी प्रॉपर्टी के लिए। अगर ये कंडीशंस नहीं लगाए जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा जिससे कि जो प्रॉपर्टी है वो वर्थलेस हो जाएगी। द कोवेनेंट मस्ट बी नेगेटिव, कुछ नेगेटिव है। ठीक है, कुछ नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे हैं ये कंडीशंस। जैसे देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए ओन्स टू प्लॉट्स, ठीक है, दो प्लॉट है ए के। He sells one to B with a covenant, you shall not build higher than 2 stories to protect my view. अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए दो एडजेसेंट प्लॉट्स हैं, ये हो गए और ये हो गए। ठीक है, ये दोनों है ए के, दोनों ए का ये है। अब ए ने क्या किया, इस पार्ट को उसने बी को बेच दिया। यही कह रहा है ए ओन्स टू प्लॉट्स, ये दोनों एक पोर्शन जो है उसने बी को बेच दिया। अब ये क्या कह रहा है, ए ने जो कंडीशन लगाया रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट, कोवेनेंट मतलब मैंने क्या कहा, अग्रीमेंट में लगाया गया एक क्लॉज रेस्ट्रिक्टिव यानी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो वो रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट उसने लगाया क्या कि भाई ऐसा है, आप इस पे जो बनाना है बनाओ, लेकिन आप जो भी कंस्ट्रक्शन करोगे वो 2 स्टोरी से ऊंचा नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसे क्या होगा, मेरा व्यू रुकेगा, मुझे सनलाइट नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने ट्रांसफर कर दिया है, अब तो वो प्रॉपर्टी हो गई किसकी, ट्रांसफरी की, मतलब पूरा पूरा उसका राइट्स हो गया, लेकिन उसके राइट को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। यही तो हमने देखा, कंडीशन क्या है, जो ओनर है उसके राइट पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो वर्थलेस हो जाएगी अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो भाई जो ओनर का ट्रांसफर था, अब उसने ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, कंडीशन क्या लगाया कि आप 2 स्टोरी से ज्यादा नहीं बनाओगे वरना सनलाइट नहीं आएगा मेरे घर। और उसने he sells one to B with a covenant, ठीक है। Now B sells to C, अब B जो है इसने C को फर्दर प्रॉपर्टी बेच दी। यहाँ पे केसेस क्या लिखे, if C knew about the notice,
A can sue to C. A can sue C to step construction. If C received it as a gift, A can sue C. If C paid full price and never knew about the deal, the restriction is lost. अब देखिए क्या कह रहा है, केसेस आ गए। पहली चीज क्या बोला कि भाई एक प्रॉपर्टी थी, उसका एक हिस्सा जो ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, एक हिस्से को ट्रांसफर कर दिया गया, इस कंडीशन के साथ कि आप इस प्रॉपर्टी पे एक सर्टेन लेवल तक ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, वरना मेरे घर में सनलाइट नहीं आएगी। अब वो प्रॉपर्टी बी जो है, मतलब जो ट्रांसफरी था, उसने फिर किसी और को बेच दिया। उसे तो इस बात का पता था, ठीक है, क्योंकि उसको कंडीशन लगाई गई, तो जो कॉन्ट्रैक्ट बना उसे इस बात की जानकारी थी। उसने बाद में प्रॉपर्टी फर्दर सी को बेच दी। अब यहां क्या हुआ, यहां तो फर्दर सब्सिक्वेंट ट्रांसफर किया गया। अब जब सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी जो है, यानी जिसे बाद में ट्रांसफर किया गया, ये सेक्शन ये कहता है कि भाई पहले तो रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस की बात की जा रही है कि ऐसे कंडीशंस जो है वो लगाए जा सकते हैं जो कि प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट के लिए जरूरी है, वो ट्रांसफर इंपोज कर सकता है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या है कि भाई बाद में जिसे भी और ट्रांसफर किया जाएगा, बाद में वो प्रॉपर्टी जितने लोगों को ट्रांसफर की जाएगी, सेक्शन 40 ये बात कहता है कि उन्हें इस बात की अगर जानकारी है, द कंडीशन इज हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट, हैविंग नॉलेज ऑफ द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द ओरिजिनल ट्रांसफरर, उन्हें इस बात की जानकारी है कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ऐसे ऐसे कंडीशंस लगाए गए थे, फिर भी वो उसे फॉलो नहीं करते हैं तो लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी तो वो लाइबिलिटी नहीं बनी। देखिए वही केसेस दे रखा है। नाउ इस सी कौन हो गया, पे सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही हो गया, बाद में बी ने उसे ट्रांसफर कर दिया, ए ने किया ट्रांसफर बी को, ए जो था वो तो ट्रांसफर, उसने ट्रांसफर किया बी को रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस के साथ, ठीक है। इसने बाद में सी को प्रॉपर्टी दे दी, तो ये कौन हो गया, सब्सिक्वेंट बेनिफिशियरी, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। अब यहाँ पे इफ सी न्यू अबाउट द नोटिस या अबाउट द डीड या अबाउट द कोवेनेंट, उसे इस बारे में जानकारी थी कि इस प्रॉपर्टी पे ऐसा जो है वो कंडीशन लगाई गई है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, ए कैन सू सी टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन। अगर वो फिर भी 2 फ्लोर से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन कराता है जिससे सनलाइट अगर नहीं आ रही है कि घर में, यहाँ पे ए जो है वो जैसे बी को कंपेल कर सकता था वैसे ही वो सी को कर सकता है। मतलब सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज भी जब तक उन्हें अगर नोटिस है इस बारे में, यानी इस बारे में इंफॉर्मेशन है, तो जो एक्चुअल ट्रांसफरर था, जो एक्चुअल ओनर था, वो उन सबको इन केस दे डू नॉट फॉलो द कंडीशन, वो सबको वैसे ही बाउंड कर सकते हैं जैसे वो ओरिजिनल ट्रांसफरी को कर सकते थे। वही कह रहा है कि अब अगर सी को इस बारे में जानकारी थी कि ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ऐसा कंडीशन लगाया गया था, फिर भी सी ने क्या किया कि भाई बिल्डिंग बना ली 4 फ्लोर तक की, जिससे सनलाइट अभी के घर में नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके ए और बी के बीच में था, ए ने तो बी को सेल किया था, बी ने फर्दर सी को सेल कर दिया, लेकिन फिर भी अगर जैसे बी फुल इन कंडीशंस को मीट नहीं करता तो ए बी को लायबल बना सकता, वैसे ही क्योंकि सी को जानकारी थी, ए जो है वो सी को भी कंपेल कर सकता है। लेकिन अब अगर सी को ये गिफ्ट के तौर पे मिला, फिर भी देखिए इफ सी रिसीव्ड इट एज अ गिफ्ट, ए कैन सी कंसिडरेशन, इट डजंट मैटर whether the property was received as a gratuitous transfer or non gratuitous, किसी भी तरीके से मिला हो, चाहे विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, अगर जानकारी थी, द पॉइंट इज हैविंग नॉलेज ऑफ द कंडीशन, अगर जानकारी थी तो लाइबिलिटी बनेगी, अगर जानकारी नहीं थी तो लाइबिलिटी नहीं बनेगी। सी पेड फुल प्राइस एंड नेवर न्यू अबाउट द डील, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा कोई कंडीशन अटैच है गया, द रिस्ट्रिक्शन इज लॉस्ट, तब उसकी कोई वैल्यू नहीं, बिकॉज वो बोल सकता है मुझे बताया ही नहीं गया था, इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। बट हाँ, जब तक सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज को इस बारे में इंफॉर्मेशन है अगर, तो जो ओरिजिनल ट्रांसफरर था, मतलब जो ओनर था प्रॉपर्टी का, वो उन्हें बिल्कुल वैसे ही कंपेल कर सकता है जैसे उसने वो ट्रांसफरी को कर सकता था। यही कह रहा है। देखिए अभी किस पे अप्लाई होगा, पहले कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पे, ईजमेंट पे नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पे ईजमेंट पे नहीं, मतलब ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये उन कंडीशंस की बात कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट में लगाए गए हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में कहा था वही कि ऐसा है, मेरा घर आप जो है इतने से ज्यादा नहीं बना सकते वरना सनलाइट नहीं आएगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की बात की गई है, लेकिन
ईजमेंट राइट्स के लिए नहीं है ये। ईजमेंट राइट्स क्या मतलब, रास्ता, अगर रास्ता रोड यहाँ है और रास्ता यही है तो आपको रास्ता तो देना ही होगा। ये सेक्शन उसकी बात ही नहीं कर रहा है, ईजमेंट राइट तो है ही है, वो तो आपको देना ही है। वो हमने पहले ही सेक्शन पढ़ा था कि भाई दो प्रॉपर्टी अगर एडजेसेंट है, अगर एक बेचा जाता है तो आपको ईजमेंट राइट तो बनता ही है, वो आपको देना ही है। उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये सेक्शन। वही कह रहा है कि स्कोप में ईजमेंट राइट्स नहीं आ रहे, बिकॉज ईजमेंट राइट्स तो है ही। जो ओरिजिनल ट्रांसफर है यानी जो ओनर था उसके पास ईजमेंट राइट्स हमेशा रहेंगे, लेकिन उसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पे ये एप्लीकेबल होगा कि उसके अलावा भाई ऐसा है कि ईजमेंट राइट तो है ही, लेकिन मेरी खिड़की के सामने आपने बिल्कुल घर खड़ा कर दिया, तो उन सब के लिए एप्लीकेबल है कि थोड़ा डिस्टेंस आपको रखना होगा जिससे मेरे घर में सनलाइट आए, मेरे घर में एयर आए। बाइंडिंग नेचर बाइंड सब्सिक्वेंट ओनर्स इफ दे हैव नोटिस, जैसा मैंने बताया कि भाई जितने सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज हैं उन सब पे एप्लीकेबल होगा। ओरिजिनल जो ओनर था वो सबको उसी तरीके से क्लेम कर सकता है जैसे वो ओरिजिनल ट्रांसफरी को कर सकता था। उनके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो वो सारे सब्सिक्वेंट ओनर्स जो है सबको क्लेम कर किया जाता है, सबको बाइंड करता है। does not bind a purchaser for value who has no notice of the covenant। अगर इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं तब वहां पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दूसरी बात देखिए, ये तो पहला हो गया वर्जन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड। देखिए क्या कह रहा है, वे फॉर द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अपनी ही प्रॉपर्टी के फुल एंजॉयमेंट के लिए, जैसे एक ही दो प्रॉपर्टी है, ये ए हो गया, एक लैंड ये, दूसरा लैंड ये, ठीक है। अब ईजमेंट्री राइट यानी रास्ता पाथवे जो है ये तो है ही है, इस पर इससे तो रोक ही नहीं सकता, इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। देखिए लेकिन ये ऐसा है, कह रहा है कि भाई ऐसा है कि ये दोनों चीजें जो है दोनों एक ही है, ये दोनों लैंड जो है वो एक का है, ठीक है। नाउ दिस सेक्शन इज सेइंग कि जब दो लैंड है से, ठीक है, दो प्रॉपर्टी इस तरीके से और एक प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए फॉर मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी, अपनी ही प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए इसने ये प्रॉपर्टी मान लीजिए दूसरे को ट्रांसफर कर दी, ये जैसे दे दिया किसको, अब ये दे दिया ए से बी को, ठीक है। क्या कह रहा है, थर्ड पर्सन हैज इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर और ऑफ एनी ईजमेंट देयरऑन a right to restrain the enjoyment in a particular manner to the latter property। क्योंकि अब ट्रांसफर के बाद एक थर्ड पर्सन हो गया, अब इसकी इसका राइट नहीं बनता है। प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर कर दी दूसरे को तो अब राइट नहीं बनता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में वो क्योंकि उसके प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए जरूरी है तो वो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। हमने पहले भी ये पढ़ा था कि जब दो एडजेसेंट प्रॉपर्टी है तो ईजमेंट्री आपको राइट्स आपके होंगे, वो तो होंगे ही, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था। अब यहाँ क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्टेड कोवेनेंस किस बारे में बात कर रहा है कि ये ईजमेंट्री राइट के एप्लीकेबल नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट में भाई जब दो प्रॉपर्टी है और आपके प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट के लिए जरूरी है कि आप पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, तो एक थर्ड पार्टी जिसका आप कोई इंटरेस्ट नहीं है वो भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, और ऑफ ऑब्लिगेशन एनेक्स टू ओनरशिप बट नॉट अमाउंटिंग टू इंटरेस्ट और ईजमेंट। सेकंड लिंक ऑफ 40 राइट ऑफ थर्ड पार्टीज, क्या है नोटिस रूल, इफ अ बायर नोज अ थर्ड पार्टी हैज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट रिगार्डिंग द लैंड दे मस्ट ऑनर इट, ठीक है। इट प्रिवेंट्स सेलर्स फ्रॉम सेलिंग आउट फ्रॉम अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ बायर हु नोज अबाउट द प्रायर डील। आई होप ये सेक्शन समझ में आया। सो सेक्शन 40 जो है, देखिए इसका एग्जांपल भी देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल सुल्तानपुर टू बी, ए ने क्या किया भाई बी को सेल करने के लिए सुल्तानपुर सेल कर देगा, व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल इन फोर्स ही सेल सुल्तानपुर टू सी। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी से लेकिन एक्चुअली सेल कर दिया सी को, हु हैज नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब सी को इस बारे में पता था कि भाई क्या है, बी से कॉन्ट्रैक्ट है, B may enforce the contract against C to the same extent as against A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, B में enforce, B जो है, ठीक है, B जो है ये
सी से बिल्कुल उसी तरीके से इन्फोर्स करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट जैसे वो ए से करा सकता था। तो यही है रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस का प्रिंसिपल। रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस क्या कहता है भाई, एक प्रॉपर्टी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किसी और को ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए कोई थर्ड पार्टी जो है उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए वो ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और जितने भी सब्सिक्वेंट ओनर्स होंगे उस प्रॉपर्टी के, वो प्रॉपर्टी जब बाद में फर्दर सेल की जाएगी, जितने भी सब्सिक्वेंट उसके ओनर्स होंगे उन्हें अगर इस बारे में इंफॉर्मेशन है, having notice of the fact that such and such contract existed, उन्हें इस बारे में अगर पता है तो उन्हें भी उन कंडीशंस को वैसे ही फॉलो करना होगा जैसे उन्हें उन्हें भी कंडीशंस को फॉलो करना होगा। जो एक्चुअल ओनर है वो उन कंडीशंस को वो जो है वो क्लेम कर सकता है, वो उनसे भी कह सकता है कि भाई आपको फॉलो करना है, और नहीं करने के केस में अगर उन्हें नोटिस है, उस बारे में इंफॉर्मेशन है, नहीं करने के केस में नॉन फॉलो, उन्हें कंडीशंस को फॉलो नहीं करने के केस में क्या कर सकता है, वो उन्हें भी उसी तरीके से क्लेम कर सकता है जैसे वो एक्चुअल ट्रांसफरी को कर सकता था, उन सबको वो उस तरीके से ही क्लेम कर सकता है। बट द कंडीशन इज कि उन्हें इस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्टेड, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड, तो वहां पे क्लेम नहीं किया जा सकता। अब आते हैं ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, इस बारे में बात करता है सेक्शन 31। सो ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है? एक पर्सन वो हुआ जो प्रॉपर्टी को एक्चुअली ओन करता है, जिसका टाइटल है, वो हो गया प्रॉपर्टी का रियल ओनर, ठीक है। लेकिन ऑस्टेंसिबल का क्या मतलब हुआ? ऑस्टेंसिबल का मतलब है, एक तरीके से समझ सकते हैं जैसे डीम, डीम का क्या मतलब होता है? कंसिडर्ड। जो एपरेंट ओनर, मतलब जो एक्चुअली ओनर नहीं है लेकिन ओनर की तरह खुद को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हो गया ऑस्टेंसिबल ओनर। एक प्रॉपर्टी जिसके पास है, जो उसका एक्चुअल ओनर है, जो जिसके पास टाइटल है, वो कौन हो गया? वो उसका रियल ओनर हो गया। लेकिन कोई जो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ओनर, हु इज नॉट एक्चुअली हैविंग द राइट्स, द टाइटल, जिसके पास एक्चुअली टाइटल नहीं है प्रॉपर्टी का, लेकिन वो खुद को प्रेजेंट कर रहा है एज द ओनर, वो कौन होगा? उसे हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर, ठीक है। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर: possesses all external characteristics of ownership, appears to be the owner to be the public, lacks actual intent to own or the real legal title। मतलब एक्चुअली उसके पास टाइटल नहीं है, लीगली वो ओनर नहीं है, लेकिन दुनिया को वो मालिक की तरह दिखा रहा है कि आई एम द ओनर ऑफ सच एंड सच प्रॉपर्टी, ठीक है। नॉट द रियल ओनर,
but represents himself to be the owner of a property. अब देखिए, अब एक प्रिंसिपल है जो हमने पहले भी पढ़ा, वो प्रिंसिपल कहता है कि भाई नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन दे हैव। मतलब जो चीज जिसके पास है ही नहीं वो उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी मेरी है, कोई घर मेरा है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी ओनर मैं हूँ, उसका टाइटल मेरे पास है, ओनरशिप लीगली मेरी है, तो मैं उसे ट्रांसफर कर सकती हूँ। बट इफ आई डू नॉट ओन दैट प्रॉपर्टी, मैं उसे ट्रांसफर नहीं कर सकती। यही प्रिंसिपल है कि भाई अगर कोई चीज मेरी है नहीं तो मैं उसे नहीं ट्रांसफर कर सकती। यही कहता है प्रिंसिपल कि नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट दे डू नॉट हैव। जो आपके पास नहीं है आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब ये उस प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन हो गया। कैसे एक्सेप्शन हुआ ये पढ़ता है कि बेसिकली अब इस सेक्शन में क्या सेक्शन, जब हम दिस सेक्शन में रीड सेक्शन 41, देन व्हेन वी रीड सेक्शन 43, ये सब उसी बारे में बात करते हैं कि भाई आपके पास एक्चुअली ओनरशिप नहीं है लेकिन आपने उसे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अब जिसने ट्रांसफर किया, क्योंकि यू रिप्रेजेंटेड, ये सेक्शन क्या ऑस्टेंसिबल ओनर कह रहा है। ऑस्टेंसिबल का मतलब मैंने बताया कि भाई यू रिप्रेजेंटेड योरसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आपने रिप्रेजेंट किया कि आप ही ने दिखाया कि भाई आप मालिक हो इस जगह के, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के। अब बायर जो था, जो ट्रांसफरी बेचारा, उसको वो तो आपके कहने में आ गया, आपकी बात में आ गया, आपने कहा, आपने उसे पेपर्स दिखा दिए कि देखो मैं ही हूँ, आपकी बात में आ गया, ठीक है। अब क्योंकि उसने गुड फेथ में आपकी बात मान के ट्रांसफर कर लिया, अब उसकी क्या गलती है, अब आप एक्चुअल ओनर नहीं हो तो। इसी बारे में सेक्शन 41 बात कर रहा है। सेक्शन 41 बेसिकली प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ बोनाफाइड ट्रांसफरी, जिसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, जो परचेज किया है, वो परचेज फ्रॉम एन ऑस्टेंसिबल ओनर, किसी ऑस्टेंसिबल ओनर से, यानी somebody who represented himself to be the owner of the property, उनसे अगर किसी ने ट्रांसफरी ने जब प्रॉपर्टी परचेज किया है तो उसमें क्या होगा, where with the consent, with the consent expressed or implied of the persons interested in movable property. A person is the ostensible owner of such property and transfers the same for consideration. The transfer shall not be voidable to the ground the transferor was not authorized to make it. कोई पर्सन, ठीक है, अगर खुद को ट्रांसफर मतलब ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी दिखा रहा है और उसकी बात में आके सामने वाले, जैसे ए है, ठीक है, ये रियल ओनर नहीं है, ये क्या है, ऑस्टेंसिबल ओनर है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, ऑस्टेंसिबल ओनर है। अब इसने क्या किया, ऑस्टेंसिबल ओनर, रियल ओनर नहीं है, ठीक है, मान लीजिए पी एक इंसान है जो कि इसका रियल ओनर था, ये ऑस्टेंसिबल ओनर है। इसने क्या किया कि एम को ये यकीन दिला दिया कि यही जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर है, ठीक है। अब ये कौन है, ट्रांसफरी। इसने इसकी बात मान के, एम ने, जो ए है वो ऑस्टेंसिबल ओनर है, उसकी बात मान के प्रॉपर्टी खरीद ली है, कौन हो गया, ट्रांसफरर। मतलब जब ऑस्टेंसिबल ओनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे और उसकी बात को सच मान के जब एक पर्सन ट्रांसफर कर ले, मतलब ट्रांसफर ही बन जाए, प्रॉपर्टी परचेज कर ले, तो बाद में ट्रांसफर इस ग्राउंड पे सिर्फ वॉइडेबल नहीं किया जा सकता क्योंकि द ट्रांसफरर वाज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक इट। तो बाद में ट्रांसफर जो है उसको इनवैलिडेट इस ग्राउंड पे नहीं किया जा सकता है कि जो ट्रांसफर था, यानी जो ऑस्टेंसिबल ओनर था, उसके पास ऑथराइजेशन नहीं था ट्रांसफर करने के लिए, वो राइट ही नहीं था कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सके। ये जो है ये ऑस्टेंसिबल ओनर, ठीक है, इसने एम को दिखाया कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी ही है, उसने ये दिखा के प्रॉपर्टी बेच दी। अब जो बाद में इस ट्रांसफर को आप इनवैलिडेट इस ग्राउंड पे नहीं कर सकते कि भाई ट्रांसफरर के पास तो राइट्स ही नहीं था, ऑथराइज्ड ही नहीं था ये ट्रांसफर करने के लिए। इसीलिए क्योंकि इसके पास देखिए प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन फिर भी इसे ट्रांसफर कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सेक्शन है ये एक सेक्शन है उस प्रिंसिपल का व्हिच स्टेट्स दैट नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही डज नॉट ओन। जो उसके पास नहीं है वो उसे फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, कि यहाँ क्या हो रहा है, वो एक्चुअली उसका ओनर नहीं है, वो सिर्फ सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसने प्रॉपर्टी बेच दी। देखिए इस सेक्शन के लिए
एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहले ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, ठीक है। ट्रांसफर करते वक्त वो एक्चुअली ओनर नहीं था, उसका ऑस्टेंसिबल ओनर था। कंसेंट ऑफ द रियल ओनर, अब ये क्या है? ट्रांसफर मस्ट हैपन विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द रियल ओनर। मतलब जो रियल ओनर यानी जो पी है, उसने या तो एक्सप्रेस तरीके से या इम्प्लाइड तरीके से अथॉरिटी दे रखी है, ठीक है। इसलिए मान लो अथॉरिटी दे रखी है कि भाई ठीक है आप करो जो भी आपको ठीक लगे, और इसने क्या किया कि भाई आपने मान लीजिए पी ने कहा था कि भाई ठीक है आपको जो ठीक लगे करो। अब इसने क्या किया, ए ने प्रॉपर्टी एम को बेच दी, उसने एक्सप्लिसिट जो अथॉरिटी है उस प्रॉपर्टी को बेचने की वो नहीं दी थी, लेकिन उसने ऑथराइजेशन दे रखा था कि भाई ठीक है एक्सप्रेस इम्प्लाइड तरीके से कि आपको जो ठीक लगता है वो करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, और प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर कंसिडरेशन के लिए हो रहा है, ट्रांसफर मस्ट इन्वॉल्व पेमेंट वैल्यू, कैन नॉट बी अ गिफ्ट और ग्रेचुइटस ट्रांसफर। यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। बायर जो है ट्रांसफरी जो है उसने गुड फेथ में एक्ट किया है, रीजनेबल केयर के साथ। अगर ये सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं तो बाद में ये बोल के ट्रांसफर को इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता कि एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफरर हैड नो अथॉरिटी टू सेल द प्रॉपर्टी, टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। अगर जो रियल ओनर है उसने इम्प्लाइड या एक्सप्रेस तरीके से अथॉरिटी दे रखी है, ठीक है, उसके बाद जो सेंसिबल ओनर है उसमें वो उसे ट्रांसफर कर रहा है, बाद में कोई भी, बाद में ना ही रियल ओनर है वो कह सकता है और ना ही जो दूसरा पर्सन वो कह सकता है कि एक्चुअली इसके पास तो अथॉरिटी थी ही नहीं जो इसने बेच दिया। प्राइमरीली ये सेक्शन जो है वो रियल ओनर्स के लिए, बाद में ये आके इस ट्रांसफर को चैलेंज नहीं कर सकते कि मैंने इसे अथॉरिटी दी ही नहीं थी, इसने बेच दिया। इसी चीज से ये प्रोटेक्ट करता है जो एक्चुअल ट्रांसफरीज हैं उन्हें, कि भाई अब तुम्हारे कहने पे मैंने प्रॉपर्टी ले ली तो मेरी क्या गलती, ट्रांसफर इस वजह से इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता। और ऑल्सो बिकॉज द ऑस्टेंसिबल ओनर हैड वेदर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस बट अथॉरिटी उसे दे रखी, इम्प्लाइड या एक्सप्रेस अथॉरिटी रियल ओनर ने ऑस्टेंसिबल ओनर को दे रखी थी, तो लैक ऑफ अथॉरिटी के ग्राउंड पे ट्रांसफर को इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता, बाद में रियल ओनर इसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है, प्रोवाइडेड that the transferee after taking reasonable care to ascertain that the transferor had power to make the transfer acted in good faith। उसके बाद में पूरा गुड फेथ में आके सब कुछ इंक्वायर करने के बाद तब फिर जाके प्रॉपर्टी ली कि नहीं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सेक्शन 41 है इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट कहता है that if a real owner holds out another person as the owner, they cannot later deny the person's authority। जो मैंने अभी बताया कि भाई क्यों, चाहे वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें लिखा है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, आपने अथॉरिटी तो दी थी, अब उसे बाद में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज यू फाउंड समथिंग कि वो किसी भी ग्राउंड पे आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसे डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट कहते हैं। आपने उसे अथॉरिटी दी थी एज द ओनर, इफ द रियल ओनर होल्ड्स आउट अनदर पर्सन एज द ओनर, आपने जो रियल ओनर है उसने आपने अथॉरिटी दी थी एज द ओनर, बाद में आप उस अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं इसके पास तो अथॉरिटी थी ही नहीं, इसने तो बिना अथॉरिटी की क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब द रियल ओनर इज प्रेक्लूडेड फ्रॉम क्लेमिंग द प्रॉपर्टी बैक इफ देयर कंडक्ट द साइलेंस मिसलेड अ बोनाफाइड परचेजर। अब बाद में आप उसको आके डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल क्या कहता है, एस्टॉपल हमने पहले भी डिस्कस किया है, एस्टॉपल मतलब स्टॉप कर देना उसे, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल कहता है कि भाई ऐसा है अथॉरिटी आपने पहले दे रखी थी, आप बाद में आके इसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, ट्रांसफर इससे इनवैलिडेट नहीं होगा, ट्रांसफर हैज बीन स्टॉप्ड, जो है वो है, ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी वैलिड तरीके से ट्रांसफर हो चुकी है, आपकी अथॉरिटी के बाद ही हुआ था। इसीलिए ये डॉक्ट्रिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट एंड स्टॉपल भी कहते हैं। होल्डिंग आउट का क्या मतलब है कि रियल ओनर ने ही होल्ड आउट किया था टू बी अ पर्सन एज द ओनर, ठीक है, आपने ही उसे कहा था, आपने अथॉरिटी दी थी वेदर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड टू सेल अ प्रॉपर्टी, ठीक है, you gave the authority, then you cannot question that transfer later on the ground that having lack of authority इस ground पे उसे question नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल कहता है कि भाई आप जो है स्टॉप हो गए हो from being questioned
from questioning the transfer, and the property now belongs to the transferee. It protects the purchaser for value without notice and extends the protection to subsequent transferees also. देखिए very important case, Jaya Dayal Poddar versus BB Hazara. अच्छा, while discussing this case, I forgot. While discussing section 40, restrictive covenants के लिए एक बहुत important case है. I forgot to mention Tulk versus Mooksey. Very important case. Tulk versus restrictive covenant से ये डील करता है. So, अब आते हैं ostensible owner पे. उसका केस जया दयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा, जिस केस में कोर्ट ने कहा the tests to determine ostensible ownership including the source of purchase money and the nature of possession. और फिर दूसरा केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लोकेश बिल्डर्स एंड फाइनेंसेस में भी वही चीज कही गई दैट ostensible ownership is a question of fact to be decided based on the condition of the parties. पार्टीज का क्या रिस्पॉन्स है, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या कंडक्ट है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है कि भाई ये पर्सन ने ostensible ओनर की तरह खुद को प्रेजेंट किया या नहीं किया. दैट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. सो आई होप कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये समझ में आया. सेक्शन 41 जो है मेनली बात करता है किस बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट या ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर. ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या है, समवन हु रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज द रियल ओनर, जबकि वो रियल ओनर नहीं है. यहाँ पे ये सेक्शन क्या कह रहा है कि भाई जो रियल ओनर है वो अथॉरिटी दे रहे हैं, चाहे इम्प्लाइड या एक्सप्रेस, अथॉरिटी दे रहे हैं किसी पर्सन को कि वो खुद को ओनर की तरह दिखा सकता है. ठीक है, अब उस अथॉरिटी में उस अथॉरिटी में आके जो ऑस्टेंसिबल ओनर है उसने क्या किया, ही सोल्ड आउट अ प्रॉपर्टी टू समवन. और यहाँ पे जो ट्रांसफरी है उसने भी पूरी तरीके से इंक्वायर किया, सारा कुछ देखने के बाद, एंड ही फाउंड दैट करेक्ट, सारी चीजें सही देखने के बाद कि नहीं इसके पास अथॉरिटी सब कुछ देखने के बाद गुड फेथ में ही बॉट दैट प्रॉपर्टी. यहाँ पे अब ट्रांसफर ऑफ ये जो हो गया ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग आउट ऑफ स्टॉपल आता है और ये कहता है कि भाई ऐसा है कि अब जो रियल ओनर आके इस चीज में बीच में घुस के ये नहीं कह सकता कि ऐसा है कि आपके पास अथॉरिटी नहीं थी. ऑस्टेंसिबल ओनर जो है उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता. नाउ द ओनर, द रियल ओनर इज स्टॉप्ड फ्रॉम क्वेश्चनिंग द ट्रांसफर, और जो ट्रांसफरी है उसका राइट जो है वो उस पे इंटैक्ट रहेगा, मतलब ट्रांसफर जो है वो वैलिड है. ठीक है, नाउ अ वेरी स्मॉल सेक्शन 42. सेक्शन 42 क्या कह रही है, ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर transfer. When a person transfers an immovable property, reserving power to revoke the transfer and subsequently transfers the property for consideration to another transferee. Such transfer operates in favor of such transferee subject to any condition attached to the exercise of the power as a revocation of the former transfer to the extent of the power. अब देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे A lets a house to B, मतलब A जो है इसने लीज पे घर B को दिया. ठीक है, यहाँ पे क्या लीज पे दिया है, and reserves power to revoke the lease if in the opinion of a specified surveyor B should make a use of it detrimental to its value. और क्या कंडीशन लगाया, लीज पे दिया B को, साथ ही साथ ये कहा कि ऐसा है तुम्हें लीज पे तो दे रहा हूँ पर सच एंड सच स्पेसिफिक जो भी गिवन रेंट, लेकिन कंडीशन क्या लगाई, कंडीशन ये है कि अगर सर्वेयर, जब सर्वे होगा, सर्वेयर से मुझे ये बात पता चलती है कि आपने प्रॉपर्टी का कोई अदर यूज किया है इन अ वे विच इज डेट्रीमेंटल टू इट्स वैल्यू, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू को घटाने के लिए आपने इसका इस तरीके से यूज किया इस प्रॉपर्टी का जिससे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, यानी घट रही है, रिड्यूस हो रही है, तो कंडीशन ये है कि उसके साथ ही मुझे ये बात पता चली तो मैं इस लीज को टर्मिनेट कर सकता हूँ. मेरे पास ये राइट है, रिजर्विंग पावर टू रिवोक द ट्रांसफर, इस ट्रांसफर को रिवोक कर सकता हूँ, यानी कंडीशन अगर मुझे वो चीज पता चली तो आई कैन रिवोक द लीज. यहाँ पे क्या दिया है, ए है ट्रांसफर, उसने लीज पे बी को दे दिया, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक रेंट जो भी है. अब कंडीशन क्या लगाई साथ में, सेक्शन क्या कह रहा है, ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर, मतलब अपने पास रेवोकेशन की अथॉरिटी रखी है. क्यों, कंडीशन क्या लगाया कि भाई ऐसा है कि मेरे पास ये पावर रहेगा कि अगर सर्वेयर आता है और मुझे सर्वेयर से ये बात सुनने मिलती है
पता चलता है इस प्रॉपर्टी के सर्वे के बाद कि भाई इसकी वैल्यू इस तरीके, इसको यूज इस तरीके से किया गया है कि इसकी वैल्यू घट गई। अगर ये चीज पता चलती है तो आई हैव द अथॉरिटी टू रिवोक द ट्रांसफर एट एनी पॉइंट। नहीं, मैं तुरंत उस ट्रांसफर को रिवोक कर सकता हूँ, मतलब लीज खत्म कर सकता हूँ। A thinking that such use has been made lets the house to, afterwards A thinking that such a use has been made lets the house to C। अब बाद में A ने क्या किया, भाई ये प्रॉपर्टी इसने C को लीज में दे दी, ठीक है। This operates as a revocation of B's lease subject to the opinion of surveyor as to B's use of house having been determined its value। इस केस में क्या माना जाएगा कि भाई अगर उसने बाद में अपने लीज पे किसी और को दे दिया तो ये चीज मानी जाएगी कि सर्वेयर के ओपिनियन के बाद ये देखा गया कि भाई बी जो है, ए ने ये पाया कि भाई बी जो है प्रॉपर्टी का ऐसे यूज कर रहा था कि उसकी वैल्यू कम हो रही थी, इसीलिए लिखा है। देखिए दिस ऑपरेट्स एज अ रेवोकेशन ऑफ बीज लीज। यहां से क्या होगा, अगर जब सी ने सी को लीज पे दे दी प्रॉपर्टी, उस मोमेंट से बी का लीज खत्म, यहां से टर्मिनेट हो गया। साथ ही साथ ये लिख रहा है सब्जेक्ट टू द ओपिनियन ऑफ सर्वेयर। यहाँ पे उसने अगर क्या है, कंडीशन क्या है कि भाई सर्वेयर ने ये चीज बताई हो कि नहीं प्रॉपर्टी का यूजेज ऐसा हो रहा है कि जिससे प्रॉपर्टी के लिए डेट्रीमेंटल है उसकी वैल्यू के लिए। तो ये अगर प्रॉपर्टी दूसरे को जब लीज पे दे दी गई तो मान लिया जाएगा कि जो फॉर्मर ट्रांसफर था वो रिवोक कर दिया गया है। कि भाई कह रहा है सच ट्रांसफर ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ सच ट्रांसफरी subsequently transfer the property for consideration to another transferee। अगर ट्रांसफर करता है इस कंडीशन के साथ कि मेरे पास रेवोकेशन का की अथॉरिटी है कि ट्रांसफर कभी भी रिवोक किया जा सकता है और रिवोक करके किसी और को दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू क्या कंडीशन लगाई गई है, such transfer operates in favor of transferee subject to condition attached to the exercise of the power as a revocation of the former transfer to the extent of the power। भाई अगर ये कंडीशन लगाई गई है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इमीडिएट इफेक्ट से तुम्हारा ट्रांसफर मैं रिवोक कर सकता हूँ। आई हैव द राइट टू रिवोक द ट्रांसफर। उस राइट को मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ रिवोक में करके, ये अथॉरिटी हमेशा मेरे पास रहेगी एंड आई कैन सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू समवन एल्स। तो सेक्शन 42 जो है वो यही बात कह रहा है कि एक ऐसा ट्रांसफर किया गया जिसमें जो ट्रांसफरर है उसने अपने पास एक पावर ये रखी है, अथॉरिटी ये रखी है कि भाई अगर कोई कंडीशन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस बीइंग मेट, अगर ऐसा होता है तो वो उस ट्रांसफर को रिवोक कर सकता है और उसे किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। This section addresses the legal effect of a subsequent transfer when the original transfer had a power of revocation। If a transferor has a right to take back a property and they chose to sell transfer it to someone else, the law views that new sale as automatic exercise of their power to revoke the first one। मतलब ये मान लिया जाएगा subsequent transfer जहां हुआ तो ये मान लेंगे। अब जब B है, B ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि भाई कैसे रिवोक हुआ क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। सेक्शन 42 के एप्लीकेशन से ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि आपने उस कंडीशन को जो ट्रांसफरर है उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया है क्योंकि द कंडीशंस जो थे वो that have been met। ओरिजिनल एसेंशियल्स क्या क्या है, ओरिजिनल ट्रांसफर विद रिजर्व पावर। कैसा रिजर्व पावर, टू रिवोक, राइट टू रिवोक। सब्सिक्वेंट ट्रांसफर कर सकता है, प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया गया है, और द सेकंड ट्रांसफर एक्ट्स एज द लीगल रेवोकेशन ऑफ द फर्स्ट। मतलब सेकंड ट्रांसफर हुआ जैसे ये मान लिया जाएगा कि जो फर्स्ट था फॉर्मर था वो रिवोक हो गया। So I hope कि यहाँ तक सेक्शन क्लियर हो गए, सेक्शन 42 तक। नाउ 43 इज नॉट मच आई वुड से, बट थोड़ा सा लेती है। सो अभी हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन नंबर 38 से हमने स्टार्ट किया। एक्चुअली 36 37 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, बट उससे भी थोड़े से डिस्कशन के साथ मेनली देन 38 से वी स्टार्टेड एंड 42 तक हमने किया। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, 38 क्या बात कर रहा है, 38 बात करता है कि कोई इंसान जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है हैविंग लिमिटेड अथॉरिटी, ठीक है, क्यों, द रीजन इज सम काइंड ऑफ लीगल नेसेसिटी, कुछ जरूरत है इसलिए किया जाता है, और ट्रांसफरी जो है वो उस चीज को वेरीफाई कर देता है, मतलब उसको इंक्वायरी करने के बाद उस चीज से वो वैलिडेट कर देता है तो वो ट्रांसफर वैलिड है, ठीक है। 39 क्या कहता है कि भाई अब अगर वो जो प्रॉपर्टी जिसका ट्रांसफर हो रहा है उससे किसी के लिए प्रॉफिट्स, उसके जो प्रॉफिट्स निकल उससे किसी को मेंटेनेंस, कोई भी थर्ड पार्टी उसके लिए मेंटेनेंस दिया जा रहा था, या मैरिज एक्सपेंसेस निकल रहे थे, या और किसी तरीके के एक्सपेंसेस उससे आ रहे थे, और इस बारे में ट्रांसफर के वक्त
ये चीज, इस बारे में इंफॉर्मेशन जब ट्रांसफरी को अगर नहीं दी गई तो इसके पार्ट पे फेलियर के लिए, ट्रांसफरी के फेलियर के लिए वो लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसके इस बारे में इंफॉर्मेशन थी, स्टिल ही फेल्ड, तो फिर वो लायबल होगा। 40 क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस की बात करता है। रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, मतलब जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है तो एक प्रॉपर्टी के लॉफुल, नॉट लॉफुल आई वुड से, बट कंप्लीट एंजॉयमेंट के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस जो है वो लगाए जा सकते हैं, नेगेटिव टर्म्स जो है वो लगाए जा सकते हैं, ताकि प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि प्रॉपर्टी का फुल तरीके से एंजॉयमेंट किया जा सके। एंड ये ट्रांसफर जो है, ट्रांसफरी के बीच में, मतलब जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है से ट्रांसफरी के बीच, ये कंडीशन आगे आने वाले सारे सब्सिक्वेंट ओनर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, प्रोवाइडेड दे हैड नोटिस ऑफ इट। अगर उसके बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी तो फिर ये कंडीशन, जो रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस हैं, वो वहां पे उनके लिए वैलिड नहीं होंगे। अदरवाइज इफ दे हैड नोटिस ऑफ इट, तो जो ओनर था, ओरिजिनल ओनर जो था, वो उन सबको, मतलब सारे जो भी सब्सिक्वेंट ओनर है, जो भी सब्सिक्वेंट ओनर जिसने इस कंडीशन को मीट नहीं किया, वो उसे बिल्कुल वैसे ही क्लेम कर सकता है जैसे वो ओरिजिनल ट्रांसफरी को कर सकता था। देन कम्स 41। 41 क्या कहता है भाई, 41 बात करता है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, यानी समबडी रिप्रेजेंटेड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जबकि एक्चुअली नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, अनऑथराइज्ड एक्ट नहीं किया, उन्हें अथॉरिटी दे रखी थी रियल ओनर ने, चाहे एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, बट अथॉरिटी थी, अथॉरिटी के साथ ट्रांसफर किया है। अब बाद में आगे अगर जो रियल ओनर है वो कहता है कि भाई नहीं, इसके पास तो अथॉरिटी ही नहीं थी, तो उसका कहने से कोई इनवैलिडेट ट्रांसफर नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट कहता है कि भाई आपने होल्ड आउट किया था, यू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी योरसेल्फ हेल्ड आउट द सच एंड सच पर्सन एज द ऑस्टेंसिबल ओनर, आपने अथॉरिटी दी थी, तो अब आप इस ट्रांसफर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। एंड द स्टॉपल पार्ट सेज कि भाई ट्रांसफर जो है वो वैलिड रहेगा और ट्रांसफरी का ही उस पर राइट होगा। देन 42 क्या कहता है कि भाई ट्रांसफर किया है, और जब ट्रांसफर ने साथ ही, ट्रांसफर के साथ ये कंडीशन लगाया है, ये एक पावर अपने पास रखा है, किस चीज का, पावर टू रिवोक, कि सच एंड सच कंडीशंस अगर अराइज होते हैं तो उसके पास हमेशा राइट टू रिवोक रहेगा, वो उसे कभी भी रिवोक करके ट्रांसफर सब्सिक्वेंटली किसी और को कर सकता है। तो इन केस ही ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू समवन एल्स, ये मान लिया जाएगा कि वो सर्कमस्टेंसेस जो थे वो मीट हो गए, इसलिए फर्स्ट ट्रांसफर जो था वो इनवैलिडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो यहां तक हमने कवर कर लिया अप टिल सेक्शन 42। आई होप कि ये समझ में आया हो। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस. Stay healthy and stay tuned, and see you all in the next lecture.